सभी को नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 18 सितंबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफेयर के साथ, जहां पर यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में भारत के 7 कल्चरल हेरिटेज साइट्स को इंक्लूड कर लिया गया है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो शब्द टेंटेटिव आप सुन रहे हैं, ऐसा ना हो कि यूनेस्को जो है जारी कर दे किसी देश के वर्ल्ड हेरिटेज साइट को और फिर बाद में अगर कोई कंट्री कहे कि मैंने तो आपको बताया ही नहीं था। तो इसीलिए जो टेंटेटिव लिस्ट होता है वो सरकारों के द्वारा, यानी कि जो भी देश है वहाँ की जो सरकार है, उनके जो डेलीगेशंस होते हैं यूनेस्को में, वो पहले सरकार से पूछते हैं कि हाँ, आपके पास किस तरह का टूरिज्म है, कहाँ पर आपको लगता है कि नहीं ये स्थान जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आना चाहिए। तो सरकारें डिसाइड करती हैं कि हाँ, ये वाला जो है ये यूनेस्को के हेरिटेज साइट में जाना चाहिए। तब वो अपने डेलीगेशन को ये भेजते हैं और तब यूनेस्को इसको इंक्लूड करता है। तो इसका मतलब हो गया कि ये टेंटेटिव होता है। तब बाद में यूनेस्को फिर छानबीन करेगा कि ये जितने भी साइट्स जो सरकारों के द्वारा दिए गए हैं, क्या ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के मानक पर खरा उतरता है या नहीं। उसके बाद इनको जो है एक्चुअल लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो अब आपको यूनेस्को के टेंटेटिव का मतलब पहले समझ में आ गया होगा। तो हुआ क्या है कि जो 7 साइट्स हैं भारत में, जो 7 साइट्स हैं, अब ये 7 अलग-अलग साइट्स हैं। एक का नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक है आपका डेक्कन ट्रैप। अब ये कहाँ पर है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है। उसी तरह से जो सेंट मैरी आइलैंड क्लस्टर है, आप याद कर लीजिएगा सेंट मैरी के नाम से। अब ये कहाँ पर है? तो ये है आपका कर्नाटका में। उसी तरह से मेघालय का जो एज केव है, जो मेघालय का एज केव है, इसको भी जो यूनेस्को का टेंटेटिव लिस्ट में है, इसको भी भेजा गया है। वहीं अगर बात करें तो नागा हिल, अब ये नागा हिल कहाँ पर है? ये है आपका नागालैंड में। वहीं आपको बता दें कि एरा माट्री, ये भी याद रख लीजिएगा, ये कहाँ पर है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। उसी तरह से तिरुमाला हिल को भी भेजा गया है। अब ये कहाँ पर है? ये भी आंध्र प्रदेश में है। वहीं अगर हम बात करें वर्काला, जो नेचुरल हेरिटेज साइट वर्काला है, और ये कहाँ पर है? केरला में है। तो इन सातों को टेंटेटिव लिस्ट में भेजा गया है। अब यूनेस्को के छानबीन करने के बाद ये जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो जाएंगे। अब बता दें कि टेंटेटिव की लिस्ट में आप ऐसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट को देखेंगे तो ये 3 भागों में बटा होता है। एक होता है आपका कल्चरल, उसके बाद आपका दूसरा आपको होता है मिक्स्ड कैटेगरी, और उसी तरह से तीसरा जो होता है आपका नेचुरल कैटेगरी होता है। तो अगर मैं टेंटेटिव की बात करूं, ध्यान से समझिएगा जो मैं बोल रहा हूं। अगर मैं टेंटेटिव की बात करूं तो भारत के पास अगर कल्चरल कैटेगरी में देखें तो टोटल अभी 49 हैं। उसी तरह से मिक्स्ड कैटेगरी में देखें तो 3 है, और नेचुरल कैटेगरी की बात करें तो आपको 17 है। अब आप इसको याद रखिएगा कि टेंटेटिव और बाकी में कंफ्यूज मत होइएगा। अब अगर करंट के सिचुएशन की बात करें, यानी कि एक्चुअल में कितने एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो ये आपको टोटल 44 हैं। अब इस 44 को भी आपको बांटना पड़ेगा 3 भाग में, एक कल्चरल, एक मिक्स्ड, और तीसरा जो है नेचुरल। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास 36 कल्चरल साइट्स हैं, उसी तरह से 7 नेचुरल साइट्स हैं, और जो एक है वो आपके पास मिक्स्ड है। अब इसका नाम आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसको भी याद कर लीजिएगा। तो इसका नाम है कंचनजोंगा। ये कहाँ पर है? तो कंचनजोंगा नेशनल पार्क है ये। तो इसको याद कर लीजिएगा। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो सबसे रिसेंट है, क्यों? क्योंकि रिसेंट आपको करंट अफेयर इसीलिए तो पढ़ाया जा रहा है, और इसीलिए तो आपसे पूछा जाता है कि रिसेंट में आप अपडेटेड हैं कि नहीं है। तो जो आपका मोस्ट रिसेंट यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है, उसका नाम याद कर लीजिएगा। तो ये है आपका मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है। और ये कहाँ का है? तो जाहिर सी बात है, मराठा लिखा हुआ है तो महाराष्ट्र की ही बात की जा रही है। अब देखिए, अब जो यूनेस्को का कल्चरल साइट है वो 2 भाग में बटा होता है। एक को कहा जाता है टेंजिबल, और दूसरे को कहा जाता है इनटेंजिबल। इनटेंजिबल कहा जाता है। अब टेंजिबल यानी कि ऐसा जो प्लेस हो, स्थान हो, जिसको कि आप छू के फील कर सकते हैं।
तो यानी कि फिजिकली आप उसको टच कर सकते हैं, तो ऐसा साइट्स यूनेस्को का टेंजिबल साइट कहलाता है। और इनटेंजिबल जैसे कि संस्कृति हो गई, नाच हो गया, जिसको कि आप फिजिकली छू नहीं सकते हैं, तो वो आपका इनटेंजिबल के अंतर्गत आता है। अब अगर हम इसके अंदर बात करें, तो इसके अंदर टोटल आपको इंडिया का 15 एलिमेंट को डिस्क्राइब किया गया है, यानी कि जो 15 एलिमेंट हैं वो इनटेंजिबल साइट्स में हैं। और जो आपको आखिरी याद रखना है वो कौन सा है, तो वो है गरबा गुजरात का। इससे पहले भी आपको नाम गिना दें तो कुटियाट्टम, वैदिक चैंटिंग, रामलीला, रमन, छाऊ डांस, कालबेलिया फोक डांस, उसी तरह से बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, संकीर्तना, ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल्स मेकिंग, थाथे रस, योगा, कुंभ मेला, दुर्गा पूजा और गरबा। तो ये सारे के सारे जो 15 हैं ये आपके यूनेस्को के इनटेंजिबल साइट्स के अंतर्गत आते हैं। तो अब आप ये भी समझ गए होंगे यूनेस्को के बारे में। उसी तरह से अब अगर यूनेस्को की बात की जाए, तो यूनेस्को भी आपको याद रखना है, क्योंकि यूनेस्को से खुद सवाल बनता है। अब यूनेस्को की बात करें तो इसका फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन। अब ई से क्या हो जाएगा, तो ई से हो गया एजुकेशनल, एस से हो गया आपका साइंटिफिक, और साथ ही साथ सी से हो जाएगा आपका कल्चरल, और ओ से हो गया ऑर्गेनाइजेशन। तो याद कर लीजिएगा, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जिसका काम है कि वो प्रमोट करे पीस और सिक्योरिटी को इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू। कहाँ कहाँ, एजुकेशन में, आर्ट्स में, साइंसेज में और कल्चर में। अब अगर हम बात करें यूनेस्को के फॉर्मेशन की, तो कब हुआ है, तो 16 नवंबर 1945 को इसका फॉर्मेशन हुआ है। वहीं अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें, तो ये आपको पेरिस फ्रांस में सिचुएटेड है। वहीं अगर इनके डीजी की बात करें, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनका नाम है ऑड्रे अजोले, याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंतर्गत। तो ये था पहला न्यूज़, जिसमें कि आपको पूरी चीज़, पूरी डिटेल मैंने समझा दिया है। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ पर। तो अगले न्यूज़ को आप देखेंगे तो चीफ जस्टिस से संबंधित ये सवाल है, जो आपके परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो इनका नाम अब याद कर लीजिएगा, इनका नाम अपने आप में पहले तो इम्पोर्टेंट है। अब इनका नाम क्या है, तो मैं लिख देता हूँ, इनका नाम है एम सुंदर, और ये चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। चीफ जस्टिस कहाँ के बनाए गए हैं, तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, ये भी बात याद कर लीजिएगा। और कौन से हाई कोर्ट का नाम, तो मणिपुर के हाई कोर्ट का नाम याद कर लीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं मणिपुर के बारे में, या फिर उससे पहले भी समझ लेते हैं हाई कोर्ट के बारे में। अब हाई कोर्ट क्या होता है, तो हाई कोर्ट आपका स्टेट्स में होता है। और बेसिकली आपको बात करें तो जो हाई कोर्ट्स होता है वो एक से अधिक हो सकता है। यानी कि मैं बात करना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी दो राज्य है, दो राज्य का एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, मैं ये बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो हाई कोर्ट की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद रखना है। अब हाई कोर्ट कहाँ पर है, तो ये आपके संविधान के कहाँ पर लिखा हुआ है, पार्ट 6 में ये है। और पार्ट 6 में भी स्पेसिफिक देखें तो चैप्टर कौन सा है, 5 है। ये आपको कोई भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। उसी तरह से अगर चैप्टर 5 की बात करें, तो यहाँ पर आर्टिकल कौन कौन से संबंधित हैं, तो आर्टिकल लिख लीजिएगा 214 से लेके 231 तक, जिसमें कि जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो 214 है, यानी कि स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होना चाहिए। उसी तरह से आपको याद रखना है कि जो अपॉइंटमेंट होता है किसका, तो अपॉइंटमेंट आप जजेज का ही करेंगे। तो जजेज का जो अपॉइंटमेंट होता है 217 के तहत किया जाता है। और जो इसको ओथ दिलाने का काम करता है वो उस राज्य का गवर्नर करता है, जैसे कि प्रेसिडेंट जो है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का करता है। वहीं अगर एडिशनल और एक्टिंग जजेज की बात करें, तो यहाँ पर आर्टिकल जो आता है एक्टिंग जजेज, याद कर लीजिएगा, यहाँ पर 224 आर्टिकल आता है। उसी तरह से जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आपका 226। अब यहाँ पर हाई कोर्ट को पावर दिया गया है कि वो रिट को जारी कर सकता है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि जो रिट के प्रकार हैं पांचों, वो आपको लिख के बताना है। मैंडमस, शिष्योश्री और बाकी के 3 आपको लिख के बताना है। वहीं अगर हम बात करें 227 का, तो 227 में क्या दिया गया है कि पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस किसको दिया गया है, ओवर लोअर कोर्ट को, यानी कि लोअर कोर्ट के जजमेंट को क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है हाई कोर्ट में। तो ये आपका बात हो गया हाई कोर्ट से संबंधित, ये जो आर्टिकल थे आपको याद कर लेना है।
अब अगर इसके आगे हम बढ़ते हैं तो मणिपुर के बारे में चलते हैं। तो आपको बता दें कि मणिपुर में अभी भी प्रेसिडेंट रूल लागू है। तो जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाएगा, वहाँ पर किसी भी सीएम की गिनती नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर आपको क्या, अगर मणिपुर के कैपिटल की बात करें तो वो है आपका इम्फाल। वहीं अगर गवर्नर की बात करें तो गवर्नर अजय कुमार भल्ला हैं। अजय कुमार भल्ला साहब को आपको एक और जगह का चार्ज दिया गया है, आपको नाम बताना है वो कौन सा राज्य है। तो अजय कुमार भल्ला साहब का नाम याद कर लीजिएगा। वहीं अगर नेशनल पार्क की बात करें मणिपुर में, तो एक ही नाम आपको याद रखना है और वो है कौन सा, तो किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये नाम याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर क्या है, तो हिरन जो है उड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसको फूडी कहा जाता है, उसको भी याद रखिएगा, उसके नाम से भी आपको यहाँ पर सवाल बन सकता है, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे। तो अगले करंट अफेयर पे देखिएगा तो साइंटिस्ट ने मेजर किया है नेटल किक को, जो कि सेंड कर रहा है एक बेबी ब्लैक होल को, जो कि कैरिंग करता है, कैरिनिंग कर रहा है स्पेस के थ्रू पहली बार। अब कैरिनिंग का मतलब भी आपको हम समझाएंगे, लेकिन पहले इस न्यूज को अच्छे से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक टर्म आपको दिया गया है। अब उससे भी पहले आप जान लीजिए कि हुआ क्या है। आपको स्क्रीन पर एक वीडियो चलता हुआ नजर आएगा, जिसमें ये देखेंगे कि दो ब्लैक होल आपस में मर्ज हो रहे हैं। इस वीडियो को भी ध्यान से देखते चलिएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, दरअसल तो दो ब्लैक होल्स हैं, इनका मर्जर हुआ है। और ये कितनी दूर हैं, तो ये 2.4 बिलियन लाइट ईयर क्या है, तो डिस्टेंस की यूनिट है, ये भी आपसे साइंस में सवाल पूछा जाता है। तो अर्थ से 2.4 बिलियन लाइट ईयर ये दूर है। इसी को साइंटिस्ट ने फिगर आउट किया है। अब अब आपको बता दें कि जो नेटल है, ध्यान से सुन लीजिएगा कि सबसे पहले आपको जो टर्म यहाँ पर आया है, ये है आपके पास नेटल किक। तो नेटल किक क्या होता है, आपके सामने जो स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा होगा उसको देखते हुए समझिए कि जब एक ब्लैक होल या फिर कोई न्यूट्रॉन स्टार बनता है, तो कभी कभी उसको एक किक मिलता है, मतलब एक रिकॉइल वेलोसिटी होता है, जिसमें वो अपने जगह से तेज स्पीड से निकल जाता है। इसी को हम कैरियनिंग कहते हैं, जो आपको न्यूज में दिखाई पड़ रहा है कि CAREENING। इसका मतलब यही होता है जो मैंने अभी आपको समझाया। अब ये किक इसलिए होता है क्योंकि मर्जर के टाइम या बर्थ के टाइम मास और एनर्जी का इजेक्शन सिमेट्रिक नहीं होता है। तो मास का इजेक्शन अगर सिमेट्रिक नहीं होगा, किसके साथ, एनर्जी के साथ, तो जो इससे क्या हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर एक ए सिमेट्रिक क्रिएट हो जाएगा। और ए सिमेट्रिक क्रिएट होने से जो मोमेंटम है, यानी कि जो गति है, अब ये क्या हो जाएगा, आपका इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इम्बैलेंस होने से नया ब्लैक होल एक डायरेक्शन में धक्का खाते हुए चला जाता है। तो अब यहाँ पर जो साइंटिस्ट है वो मेजर किससे किए हैं, तो याद रखिएगा। अब यहाँ से आपको सवाल जो परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है, तो लीगो वर्गो है। अब ये लीगो वर्गो क्या है, तो मैंने पहले भी आपको पढ़ा रखा है। तो ये आपको ग्रेविटेशनल का जो वेव होता है उसको ये डिटेक्ट करने का काम करता है। अब लीगो का फुल फॉर्म भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, तो मैं लिख देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है आपके पास, ये होता है लेजर इंटरफेरोमीटर, याद कर लीजिएगा। और आगे हो जाएगा ग्रेविटेशनल वेव, और ओ से होता है आपका ऑब्जर्वेटरी, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लीगो की बात करें, तो ये जो लीगो है ना, ये किस देश का है, तो ये आपका यूनाइटेड स्टेट का है। वहीं अगर हम वर्गो की बात करें, तो वर्गो भी एक तरह का क्या है, तो वर्गो भी एक तरह का ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर है। अब ये कहाँ का है, तो ये आपका यूके का है। आपको मैंने एक दिन पढ़ाते समय, यानी कुछ दिन पहले ही बताया था, एक और शब्द जो कि कागरा था, ये भी जो है मतलब ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर ही है। लेकिन ये कौन से देश को बिलोंग करता है, जैसे ये यूएस को किया, ये यूको को किया, तो कागरा आपको याद कर लेना है। अगर आप पीछे के करंट अफेयर्स नहीं देख रहे हैं तो उनको भी देखते हुए आइए। ये आपका जापान है। तो जापान से संबंधित ये तीनों ऑब्जर्वेटरी, ये जो तीनों डिटेक्टर हैं, इनका नाम आप याद कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब साइंटिस्ट ने मेजर किससे किया है, तो लीगो और वर्गो से। कागरा एक्स्ट्रा नाम है जो पहले किया गया था, वहां पर मैंने बताया था। अब आइए इसके बारे में और भी डिटेल जान लेते हैं। तो अब आगे बढ़ें। तो जो इवेंट का नाम है, जो ये इवेंट है, जो आपका ये घटना घटा है, अब इसका नाम क्या दिया गया है, तो GW 190-412 दिया गया है। अब ये जो घटना है
ऐसा नहीं है कि ये अभी का घटना है, ये जो है अप्रैल 2019 में भी इस तरह का एक घटना घट चुका है। अब अगर इस इवेंट में जो है अगर आप देखेंगे तो इस इवेंट में 2 ब्लैक होल मिला है। एक जो है बड़ा है, अब जो लार्जर वाला है, यहाँ पर एक लार्जर होगा और एक स्मॉलर होगा। अब लार्जर वाला का जो साइज है वो 30 सोलर मास के बराबर है, यानी कि सन का 30 गुना है ये। और उसी तरह से जो 8 है वो 8 सोलर मास है ये छोटा वाला। अब अगर मासेस इक्वल नहीं था, इस वजह से किक ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिला है, जिसके कारण वो दोनों मर्ज हो गया है। अब वेवफॉर्म जो एनालिसिस है उसे साइंटिस्ट ने जो किक का स्पीड और जो डायरेक्शन है वो दोनों मेजर किया है। तो अब अगर यहाँ पर स्पीड की बात करेंगे तो ये है 1,80,000 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही स्पीड जो मैंने आपको समझाया था कि शुरुआत में किक कैसे मिला, इसी को क्या कहा जाता है, तो इसी शब्द को कैरीन कहा जाता है। तो अच्छा शब्द है, आपके एसएससी के परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम्स में इंग्लिश के शब्द में। अब ये जो इतना स्पीड है कि वो अपना जो स्टार का क्लस्टर है उससे भी निकल सकता है, मतलब कि वो वहां फ्यूचर में और मर्जर नहीं करेगा। याद कर लीजिएगा। अब इसके इंपॉर्टेंस क्या है, तो मैंने कई बार बता रखा है कि ये पहली बार हुआ है कि एक ब्लैक होल का नेटल किक डायरेक्टली ग्रेविटेशनल वेव से मेजर किया गया है। तो अब इससे साइंटिस्ट को समझने में मदद मिलेगा ब्लैक होल कैसा होता है, कैसे कुछ ब्लैक होल्स क्लस्टर या गैलेक्सी से निकल जाते हैं, या फिर और कैसे ये यूनिवर्स में ब्लैक होल ग्रोथ और मर्जिंग पैटर्न को अफेक्ट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था जिससे आपको इतना पॉइंट याद रखना है जो मैंने आपको बताया। अब आइए अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। तो अगला न्यूज़ जो है बिहार से संबंधित है। तो बिहार के मुजफ्फरपुर, याद कर लीजिएगा क्या नाम है, तो बिहार का मुजफ्फरपुर, मुजफ्फर यानी कि पुर। अब ये क्या हुआ है, तो इसने टॉप किया है। तो ये सवाल निश्चित बनेगा, और चूंकि ये एजुकेशन से ही संबंधित है तो मुजफ्फरपुर ने टॉप किया है। कहाँ पर टॉप किया है, तो आपको एग्जाम, आपको जो स्क्रीन है उसमें दिखाई दे रहा होगा कि जो नेशनल इनोवेशन रैंकिंग होती है उसमें जो है इसने टॉप किया है। अब यहाँ पर 7,403 स्टूडेंट्स के आइडियाज को लिया गया है। अब सेकंड के स्थान की बात करें, पहला तो आपका ये हो गया, दूसरे स्थान पर जो सबसे ज्यादा इनोवेशन के क्षेत्र में आइडियाज दिया गया है स्टूडेंट के द्वारा, तो दूसरा नाम भी आपको याद रखना है। दूसरा नाम है आपको बेंगलुरु। अब आपको समझना होगा कि ये जो आयोजन किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, ये किसके तहत किया जाता है, तो इस अवार्ड का अब आपको नाम याद रखना है। तो इसको जो है इंस्पायर अवार्ड के द्वारा ये किया जाता है। अब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, और ये किसके अंतर्गत आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक के अंतर्गत ये आता है, याद कर लीजिएगा। अब इसका काम है प्रमोट करना। क्या प्रमोट करेगा, जाहिर सी बात है क्रिएटिविटी को प्रमोट करेगा, और साथ ही साथ ये इनोवेशन किसके अंतर्गत, किसके अंदर इनोवेशन को प्रमोट करने का काम कर रहा है, तो ये चिल्ड्रन के अंतर्गत काम कर रहा है। और ये चिल्ड्रन जो होने चाहिए वो किस क्लास के होने चाहिए, तो इसमें 6 से लेके 10वीं तक के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट भी यहाँ पर दिया जाएगा। कितने रुपए का दिया जाएगा, तो 10,000 रुपया दिया जाएगा। अब इससे क्या होगा, जाहिर सी बात है अच्छा अच्छा मॉडल निकल कर आएगा, बच्चों के दिमाग से निकलेगा। अब जो है आपको बता दें कि आपको ये भी याद रखना है कि इस अचीवमेंट के तहत जो मतलब 7,403 बच्चों ने अपना आइडिया दिया है। और अगर वही बात करें 7,403 के बाद, तो जो दूसरा स्थान जो मैंने आपको बताया बेंगलुरु, यहाँ से भी याद कर लीजिएगा कि 7,306 आइडिया निकल कर आया है। बाकी अगर बात करें तो कर्नाटका से 6,826 आइडिया निकले हैं जो कि तीसरे स्थान पर है। जयपुर की बात करें तो 6311 है। लखनऊ की बात करें तो 6182, उत्तर प्रदेश और वैशाली, अगर वैशाली की बात करें तो 5805 से आया है। और वहीं अगर हरदोई की बात करें तो 5544 एप्लीकेशंस आए हैं। इलाहाबाद से 5507 और प्रतापगढ़ से 5380। तो याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है। अब अगर बिहार से संबंधित आपको बात करें तो बिहार की राजधानी हो गई पटना। सीएम का नाम आपको इंपॉर्टेंट है, नीतीश कुमार जी सीएम है। डिप्टी सीएम का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वहीं अगर बात करें कि यहाँ के गवर्नर कौन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, उनका नाम आरिफ मोहम्मद खान है। इनका नाम बिल्कुल याद रखिएगा, ये बिहार के गवर्नर हैं, हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। चलिए, तो ये न्यूज़ से संबंधित बातें भी आपने पूरी बातें जान ली। अब आइए बढ़ते हैं अगले
करंट अफेयर पे। तो अगले करंट अफेयर पे एक दीदी दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो दीदी नहीं है दरअसल वो मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा। अब इनका नाम क्या है? तो इनका नाम डिएला है और ये दुनिया की पहली एआई से बनी हुई क्या है? तो मिनिस्टर हैं। अब मिनिस्टर हैं, अब इसको क्यों किया गया है? जाहिर सी बात है, आदमी के बीच में तो अब आदमी आता रहा नहीं, करप्शन करने के लिए, पैसा खाने के लिए ही लोग मंत्री का पद चुनाव करते हैं। तो अब देख लीजिए कि यहाँ पर एआई मिनिस्टर बना दिया गया है। अब इसको पहली बार लॉन्च किया गया है कहाँ पर? अब ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, तो ये भारत वगैरह में नहीं, ये बल्कि अल्बानिया में किया गया है। अल्बानिया क्या है? तो एक बाल्कन कंट्रीज़ है। उस पर भी आएँगे, बाल्कन कंट्रीज़ पर, लेकिन याद कर लीजिएगा अल्बानिया में ऐसा किया गया है। अब क्यों किया गया है? तो करप्शन को कर्ब करने के लिए किया गया है। अल्बानिया को अगर बता दें तो ये कैसा कंट्री है आपको? तो ये एक बाल्कन कंट्रीज़ है। अब बाल्कन कंट्रीज़ को भी देख लीजिए, मैं आपको मैप लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको बाल्कन कंट्रीज़ दिखाई दे रहे होंगे। अब बाल्कन है क्या? तो ये भी जान लीजिए, तो बाल्कन एक पेनिनसुला है। अब याद कर लीजिएगा कि ये पेनिनसुला है और ये कहाँ पर है? तो ये आपका साउथ ईस्टर्न यूरोप में है। तो यानी कि बाल्कन कैसे कंट्रीज़ में आते हैं? तो यूरोपियन कंट्रीज़ में आते हैं। अब इसमें अल्बानिया का नाम तो अब इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ अब आपको और भी नाम याद करना पड़ेगा। जो इसमें जो कंट्रीज़ आते हैं उनका नाम याद कर लीजिएगा। तो इसमें बोस्निया और साथ ही साथ हर्जेगोविना आता है। उसी तरह से यहाँ पर बुल्गारिया का भी नाम आपको याद करना है। उसी तरह से क्रोएशिया, उसी तरह से ग्रीस, उसी तरह से आपको कोसोवो का नाम याद रखना है, उसी तरह से मोंटेनेग्रो का भी नाम याद रखना है, उसी तरह से नॉर्थ मैसिडोनिया का भी आपको नाम याद कर लेना है, उसी तरह से रोमानिया का नाम भी आपको याद करना है, सर्बिया का नाम याद कर लेना है, स्लोवेनिया का नाम याद कर लेना है और कुछ पार्ट जो है टर्की का भी आता है। तो टर्की डायरेक्टली आएगा, ऐसा नहीं लिख कर आएगा कि कुछ पार्ट जो है टर्की का भी इसमें आता है। तो ये सारे के सारे कंट्रीज़ हैं जिनका कि नाम याद कर लीजिएगा, ये बाल्कन कंट्रीज़ के अंतर्गत आते हैं। अब आपको एक और मैप दिखाते हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि जो अल्बानिया है वो कहाँ स्थित है। तो अल्बानिया आप देख रहे होंगे, मिडिल ईस्ट से ऊपर जाएंगे तो यूरोप मिलेगा आपको। अब यूरोप में एक जगह है, एक देश है जिसका कि नाम अल्बानिया आपको याद कर लेना है। अल्बानिया की अब कैपिटल भी इम्पोर्टेंट हो जाएगी। तो अल्बानिया की कैपिटल क्या है? तो तिराने है। वहीं अगर यहाँ की करेंसी की हम बात करें तो अल्बानियन लेक है और जो कॉन्टिनेंट है यूरोप है, मैंने बता दिया। और पीएम का नाम याद कर लीजिएगा। अब पीएम का नाम एडी रामा है। ठीक, तो रामा रामा क्या है? ड्रामा। तो ये आपको अल्बानिया नाम याद कर लेना है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे। तो अगले करंट अफेयर की बात करें तो अब आरबीआई आपका न्यूज़ में है। अब आरबीआई ने क्या किया है? तो आरबीआई ने लॉन्च किया है किसको? माइक्रोसाइट को। तो आरबीआई के द्वारा एक लॉन्च किया गया है माइक्रोसाइट। अब माइक्रोसाइट का काम क्या होगा? अब इसमें जो है डिज़ाइन और सिक्योरिटी फीचर्स दिया गया है। जो आपके इंडियन बैंक होते हैं, इंडियन बैंक जो नोट्स होते हैं, जो करेंसी होती है, कर एकदम पूरा खर एकदम करेंसी। अब आपको मालूम है कि भारत में कुछ जो है ऐसे प्राणी भी हैं जो कि उस तरह का भी नोट प्रिंट करके, यानी कि गलत करेंसी को भी प्रिंट कर देते हैं और मार्केट में चला भी देते हैं कई बार। तो इसको काउंटर करने के लिए ये माइक्रो साइट जो है लॉन्च किया गया है। अब इसमें एक 360 डिग्री का फीचर्स है जिसमें कि वो 360 डिग्री एंगल से बैंक का नोट असली है या नकली पहचानने में मदद करेगा। अब याद कर लीजिएगा सिर्फ माइक्रोसाइट का नाम। अब आरबीआई से संबंधित कुछ बातें भी जान लीजिए। तो आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। किसके रिकमेंडेशन पे की गई थी? तो यंग हिल्टन कमेटी के रिकमेंडेशन पे की गई थी। अब ये कमेटी कब आया था? तो 1926 में आया था, ये भी याद कर लीजिएगा। अब जो आरबीआई की स्थापना है किस एक्ट के तहत किया गया था? तो 1934 एक्ट के तहत किया गया था। भारत के जो 26वें गवर्नर हैं उनका नाम याद कर लेना है आपको। इनका नाम है आपको संजय मल्होत्रा। वहीं आपको डिप्टी गवर्नर्स का भी नाम याद करना है। डिप्टी गवर्नर्स का नाम में आपको पूनम गुप्ता मैम का नाम याद रखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक इकोनॉमिस्ट हैं। अब बाकी का नाम क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए। तो एम राजेश्वर राव साहब हैं। इनका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, पूनम गुप्ता से ही पूछा जाएगा कि डिप्टी गवर्नर कौन है इनमें से एक। उसी तरह से आपको इनका नाम भी याद रखना है, स्वामीनाथन जानकी रमन साहब का। वहीं टी रविशंकर जो है ये तीसरे हैं।
तो 4 डिप्टी गवर्नर और एक 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब का नाम याद कर लेना है। उसी तरह से आपको एमपीसी भी याद रखना है। कई बार मैं पढ़ाता हूँ जब भी इन्फ्लेशन आता है तो एमपीसी का मतलब होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। किसके रिकमेंडेशन पे? तो 2016 में उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन पे। कितने मेंबर्स होते हैं? 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई से, 3 आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। हेड कौन होता है? तो जो आरबीआई का गवर्नर है वही यहाँ का हेड होता है। इसका काम क्या है? तो भारत में जो महंगाई दर है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? एमपीसी करता है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और ये जो महंगाई दर है वो 2% से 6% के बीच में होना चाहिए, यानी कि 4 ± 2% ये चलना चाहिए। इससे कम या ज्यादा हो रहा है मतलब एमपीसी पर भार ज्यादा आ रहा है, यानी कि ये जो है पॉलिसी बनाने में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। अब जो कुछ टूल्स यूज करता है आरबीआई जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए टूल्स का यूज करता है, जो मैंने आपको याद करवा के रखा है। अभी आप भूले नहीं होंगे तो इसलिए आगे फिर से याद करवाएंगे उसको जब आरबीआई का एक अच्छा बड़ा सा न्यूज आएगा तब। अब जो टूल्स है उसमें क्या क्या आता है? तो रेपो रेट आता है, रिवर्स रेपो रेट आता है, एसएलआर आता है, सीआरआर आता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस जैसे टर्म्स यूज होते हैं या फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि आपका जो महंगाई का दर है वो कितना रह सके? 2 से लेके 6% के बीच में रह सके। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे। तो अगला करंट अफेयर है यूएस और साउथ कोरिया। लिख लीजिएगा, यूएस हो गया, साउथ कोरिया हो गया और साथ ही साथ जापान हो गया। अब इन तीनों ने मिलकर एयर और नेवल एक्सरसाइज किया है। अब आपको मालूम है कि यूएस प्रोटेक्शन देता है इन दोनों को। जाहिर सी बात है पैसा भी लेता है, वो एक अलग बात है, लेकिन भाई प्रोटेक्शन तो दे रहा है ना। अब यूएस किसी को प्रोटेक्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसको अपने देश का तो खतरा नहीं है। इसीलिए यहाँ पर देखिए साउथ कोरिया या फिर जापान में देखिए सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट भी होता है। तो याद कर लीजिएगा। अब ये जो एक्सरसाइज है, अब इस एक्सरसाइज का नाम इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि आपसे हाल ही में कि फ्रीडम एज एक्सरसाइज किन देशों के बीच में किया गया है? तो यूनाइटेड स्टेट, साउथ कोरिया और जापान के बीच में ये किया गया है। अब इस ये जो मतलब ये जो एक्सरसाइज है वो किससे संबंधित है? तो एयर से भी संबंधित है, नेवल को भी मजबूत बनाना है और साथ ही साथ जो साइबर स्पेस वार है उसको भी काउंटर करने के लिए एक्सरसाइज किया जा रहा है। अब साउथ कोरिया को किससे डर है? तो साउथ कोरिया को डर है बगल में किम जोंग उन साहब बैठे हुए हैं नॉर्थ कोरिया से। और जापान को किससे डर है? तो चाइना के इन्फ्लुएंस से डर है। और दोनों को कौन प्रोटेक्ट करेगा? तो भाई साहब यूनाइटेड स्टेट करेगा। अब अगर साउथ कोरिया की बात करें तो याद कर लीजिएगा, साउथ कोरिया आपको इसकी राजधानी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, सियोल है। उसी तरह से करेंसी भी पूछा जाता है, वोन है। अब अगर यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट हैं ली जे म्यूंग, इनका भी नाम याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट में आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी जो कैपिटल है ये कहाँ पर है? तो ये है आपका वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वहीं अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं। और अगर अटॉर्नी जनरल की बात करें तो ये कौन है? पाम बॉन्डी हैं। और डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी को बिलोंग करते हैं? तो ये भी याद कर लीजिएगा, तो ये रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। आपको स्पीकर का नाम निश्चित रूप से आने वाले परीक्षाओं में देखने के लिए मिलेगा, इनका नाम याद कर लीजिएगा, माइक जॉनसन है। और पार्टी का नाम सब में कॉमन होगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है। जापान के बारे में मैंने आपको अभी याद कर रखा हुआ है, शायद आप नहीं भूले होंगे। तो जो जापान की कैपिटल सिटी है आपको टोक्यो, होकाइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू, ये 4 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, इनका भी नाम आपको याद रखना है। चलिए अब इस एक्सरसाइज के बाद बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे। तो देखिए अगला करंट अफेयर जो है आपको संबंधित है क्रिकेट से, यानी कि स्पोर्ट्स सेक्शन से। स्पोर्ट्स सेक्शन में चले तो अब आपको याद कर लेना है किसका नाम? अगस्त, क्योंकि ये हर महीने आता है ना, तो अगस्त 2025। अब मान लीजिए कि जो भी एग्जाम्स आपके सितंबर में होंगे तो वो सवाल यहीं से आपसे बनेगा, 99% चांस है। ठीक है, तो अगस्त 2025 की बात करें तो अब आईसीसी प्लेयर का नाम आ गया है, प्लेयर ऑफ द मंथ का नाम, तो जो मोहम्मद सिराज हैं। अब ये बताने की तो जरूरत नहीं होनी चाहिए मुझे कि ये किस देश के लिए खेलते हैं, तो ये भारत देश के लिए खेलते हैं, तो इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द अवार्ड दिया गया है। वहीं अगर ये तो हो गए मेल के अंतर्गत, जाहिर सी बात है फीमेल क्रिकेट भी होता है, तो फीमेल के अंतर्गत किसको दिया गया है? तो उनका नाम भी याद कर लीजिएगा, उरिया प्रेडेर गा। इनका नाम भी तो ऐसा ही होता है, क्या नाम है इनका? ओरिया प्रेन। ये याद कर लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ कि इनका नाम है
प्रेंडरगास्ट। अब ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये रहने वाली हैं आयरलैंड, यानी आयरलैंड टीम के लिए ये खेलती हैं। तो अगस्त दोनों का नाम याद कर लीजिएगा। अब अगर दोनों न्यूज़ में हैं तो आपको दो नाम और याद कर लेना चाहिए। सबसे पहला आईसीसी के बारे में, आईसीसी का फुल फॉर्म अपने आप में एक क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। मैं आखिरी वाला लिख देता हूँ क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, कॉन्फ्रेंस मत करके आ जाइएगा, कई बार गलती हो जाता है आपसे। अब आईसीसी की बात करें तो अगर इसके हेडक्वार्टर को देखें तो कहाँ पर है? दुबई यूएई में है। वहीं अगर इसके फॉर्मेशन की बात करें तो कब हुआ था? तो जून, तो 15 जून याद मत रखेगा, लेकिन 1909 निश्चित रूप से याद रखना है। अब इसके हेड का नाम कई बार याद करा चुका हूँ, जय शाह साहब हैं। वहीं अगर बीसीसीआई की बात करें, बीसीसीआई, तो बीसीसीआई का भी फुल फॉर्म अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है ये। वहीं अगर इसके हेड की बात करें तो रॉजर बिन्नी साहब हैं, और अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो ये मुंबई में है। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो दिसंबर 1928 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। चलिए, तो ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे। तो अगले करंट अफेयर की बात करें तो ईपीएफओ के ऑफिसर को सेलेक्ट किया गया है प्रेस्टिजियस वर्ल्ड बैंक अवार्ड के लिए। अब ये जो है मिल्किन इंस्टीट्यूट प्रोग्राम हुआ था, वहीं पर ये सिलेक्शन दिया गया है। अब उनका नाम इंपॉर्टेंट है, ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। अब उनका नाम याद कर लीजिएगा। सबसे पहले तो ईपीएफओ क्या होता है ये भी जान लीजिए। तो ईपीएफओ की बात करें तो एम्प्लॉयज, यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, अब भी जब सरकारी नौकरी लग जाएगी तो ईपीएफओ से जुड़ना ही पड़ता है। तो देखिए, ये जो है आपका क्या है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ठीक है, जो प्रोविडेंट फंड आता है ना, तो प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है ये। और ये दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट, यानी कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है, जहां पर कि अगर कॉर्पस की बात करें, फंड की बात करें, तो ये 25 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। तो इसलिए याद कर लीजिएगा। अब उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो श्री विवेकानंद गुप्ता। आपको बस इनका नाम ही याद रखना है, विवेकानंद गुप्ता इनका नाम है। अब ये क्या है? तो ये रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हैं। तो किसके लिए चुना गया है? तो पीएफएमए प्रोग्राम 2025-26 के लिए इनको चुना गया है। और किसके द्वारा चुना गया है? अब पीएफएएम क्या है? तो ये एक पब्लिक, मैं लिख भी देता हूं, ये क्या है आपका? तो ये एक पब्लिक फाइनेंशियल एसेट्स मैनेजमेंट करने का काम करता है। अब जाहिर सी बात है कि एसेट को मैनेजमेंट करने के लिए संस्था तो होनी चाहिए ना। अब इतना बड़ा कॉर्पस है, इतने लोग काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ईपीएफओ यानी कि एक संस्था तो बनाना पड़ेगा ना, ताकि इन पूरे जो खर्चा है इन सबको मेंटेन करने का कोई काम करेगा वो संस्था, तो वही है। तो पीएफएमए क्या है? तो पब्लिक फाइनेंशियल, और ये आपके पास क्या है? पब्लिक फाइनेंशियल एसेट, मैं लिख देता हूँ, ये क्या है आपका? ASSET, एसेट मैनेजमेंट है। अब जो है इस अवार्ड को किसके द्वारा दिया गया है? तो ये भी याद कर लीजिएगा, तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा आपको दिया गया है। अब अगर पीएफएमए ये जो प्रोग्राम है ये कहाँ पर होस्ट किया गया था? तो बेस बिजनेस स्कूल, कहाँ पर? लंदन में किया गया था। और इसका एम मैंने आपको समझा ही दिया, बहुत सारे देशों से बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन ये पहला है और इनका नाम श्री विवेकानंद गुप्ता है, तो इनका नाम याद कर लीजिएगा। अब जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है आपका, जो पीएफएमएस का, तो ये क्या करता है कि जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, अब यहाँ तो एसेट्स हैं क्योंकि एसेट को मैनेज करता है, और इसको सिस्टम मैनेज करेगा तो उसको पीएफएमएस कहा जाएगा। अब इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है पीएफएमएस का, अब ये क्या करेगा? तो जो भी आपका फंड का फ्लो होगा उसको एफिशिएंटली क्या करना होता है, और जो एक्सपेंडिचर नेटवर्क है इसके फंड फ्लो को स्मूथली चलाने का काम कौन करता है? ये पीएफएमएस। और जो संस्था है वो आपका कौन सा है? ईपीएफओ है। अब अगर हम ईपीएफओ की बात करें तो याद कर लीजिएगा, ईपीएफओ का जो फॉर्मेशन है वो कब किया गया था? तो ये किया गया था 4 मार्च 1952 को। वहीं अगर बात करें तो ये किसके अंतर्गत काम करता है? तो हम जब भी काम करेंगे तो सरकार का नौकर बनेंगे, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत ये काम करता है। ये भी आपसे सवाल पूछा गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत ये काम किया जाता है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत ये काम किया जाता है। वहीं अगर इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है, और यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव हैं यानी कि जो हेड हैं उनका नाम भी लिख लीजिए, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो उनका नाम क्या है? तो रमेश कृष्णमूर्ति है, रमेश
कृष्णा मूर्ति साहब यहाँ के हेड हैं। तो ईपीएफओ के बारे में भी याद कर लीजिएगा। अब साथ ही साथ एक और संस्था का नाम मैंने लिखा है यहाँ पर, और वो है वर्ल्ड बैंक। अब जान लीजिए कि वर्ल्ड बैंक क्या है। तो वर्ल्ड बैंक जो है एक संस्था है जो कि कैसे बना था, तो ब्रेटन वुड सम्मेलन के थ्रू बनाया गया था। अब ब्रेटन वुड सम्मेलन के बाद फाउंडेशन इसका कब रखा गया, तो ये रखा गया 4 जुलाई 1944 को। अब अगर इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन होगा। अब इसके हेडक्वार्टर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आज कई बार हो गया, दूसरी बार ये आ रहा है वाशिंगटन डीसी। तो इतना बात याद कर लीजिएगा। हाँ, एक और नाम जो है यहाँ पर आपको याद रखना है प्रेसिडेंट का। क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि अब नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा इंडियन ओरिजिन। तो अजय बंगा साहब यहाँ के अभी प्रेसिडेंट हैं। तो ये था इस न्यूज़ से संबंधित पूरी बातें जो आपको याद रखना है। अब अगले करंट अफेयर की ओर चलते हैं। तो अगला करंट अफेयर आपका बुक सेक्शन से है, जहाँ पर कि आपको याद रखना है कि द पान। द पान एक किताब है जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, इप्सिता चक्रवर्ती के द्वारा। कहाँ से संबंधित है, तो साइलेंस ऑफ कश्मीरीज, यानी कि जो कश्मीर में आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, ये भी आपको मालूम है। तो इनका नाम याद कर लीजिएगा, दपन इप्सिता चक्रवर्ती। वहीं आपको मालूम है कि धरती अगर आप कभी भी गूगल कीजिएगा तो 1960 में देखिएगा धरती की जो आउटर स्पेस की तस्वीर है, और 2025 की, आपको समझ में आ जाएगा कि धरती को कैसे बर्बाद किया जाता है। ये आपको ये दोनों बताएंगे एलोन मस्क साहब, और साथ ही साथ इनका नाम जेफ बेजोस साहब है। ये इतने सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, इतने सैटेलाइट छोड़ रहे हैं कि आप एक बार उन तस्वीरों को आज गूगल करके जरूर देखिएगा कि कैसा दिखाई पड़ता है आपका पृथ्वी आउटर स्पेस में। अगर आप जाकर देखेंगे तो बहुत सारे सैटेलाइट की संख्या हो चुकी है। ये तो दिन दिन भर सैटेलाइट ही छोड़ रहे हैं। चलिए, तो याद कर लीजिएगा, रॉकेट ड्रीम्स ये किताब छपी हुई है, और जो कंपटीशन है स्पेस में उसी को यहाँ पर लिखा गया है। किसके द्वारा, तो क्रिश्चियन डेवेनपोर्ट, याद कर लीजिएगा इनका नाम, क्रिश्चियन डेवेनपोर्ट के द्वारा ये किताब लिखा गया है, ट्रिलियन डॉलर स्पेस रेस में। वहीं अगर बात करें अब फिडे ग्रैंड स्विस की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किसकी बहन है। तो इनका नाम याद कर लीजिएगा, ये हैं वैशाली दीदी। तो वैशाली दीदी ने फिडे का जो ग्रैंड स्विस प्रतियोगिता था, फिडे ग्रैंड स्विस प्रतियोगिता, इन्होंने ये जीत लिया है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये किससे संबंधित है, तो ये बात याद रख लीजिएगा कि ये चेस से संबंधित है। और ये जो वैशाली, इनका पूरा नाम लिख दूं तो रमेश बाबू, अब आप समझ जाएंगे। एक और नाम जो भी हमेशा वो जीतते रहते हैं। इन्होंने फिडे जो ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट है, ये कितनी बार जीता है, तो ये सेकेंड टाइम इन्होंने जीता है। और इन्होंने ये एक पहली जो है वुमेन बन गई है वर्ल्ड की, ठीक है ना, जिन्होंने ये हिस्टोरिक टाइटल को जीता है इस तरह से। तो यानी कि 2 बार जीतने वाली ये वर्ल्ड की पहली महिला बन गई हैं। अब जो है बस इनका नाम आप याद कर लीजिएगा। अब आपको याद रखना है फिडे से संबंधित। तो फिडे का फुल फॉर्म आपको इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। मैं लिखता हूँ इंग्लिश में, ठीक है। एक और जो शब्द होता है फ्रांस शब्द, तो इसका फ्रांस शब्द आपसे नहीं पूछा जाएगा। फेडरेशन इंटरनेशनले डेस इशेस, वो नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। तो आप आंसर क्या देंगे, तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है। अब इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो ये 20 जुलाई 1924 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। कहाँ पर, पेरिस में। लेकिन अगर इसका हेडक्वार्टर अभी पूछेगा तो आपको क्या बताना है, तो लुजाने स्विट्जरलैंड में। जो मैंने अभी पेरिस बोला वो शुरुआत में किया गया था, यानी कि जो फॉर्मेशन था वो वहाँ किया गया था। तो स्विट्जरलैंड याद कर लीजिएगा, लुजाने। वहीं अगर यहाँ के जो हेड हैं, प्रेसिडेंट का नाम ये भी इंपॉर्टेंट होता है, तो इनका नाम याद कर लीजिएगा, अर्काडी अर्काडी टोकोविच हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा फिडे का जो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ के जो डिप्टी प्रेसिडेंट हैं वो कौन है। अगर ये नाम आपको नहीं पता है तो आज से याद कर लीजिएगा। ये है हमारे पहले ग्रैंड मास्टर चैंपियन, उनका नाम है विश्वनाथन आनंद। तो इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, और याद भी बैठ जाएगा अब आपको कि डिप्टी प्रेसिडेंट कौन है। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये प्रेसिडेंट भी बन ही जाएंगे, अभी डिप्टी हैं तो क्या हो गया। चलिए, अब बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ पर। तो अगला न्यूज़ जो है, आनंद कुमार वेल कुमार का नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन्होंने पहली बार गोल्ड जीता है स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप। अब इसका आयोजन कहाँ हो रहा था, तो इसका आयोजन चाइना में हो रहा था। याद कर लीजिएगा, इनका नाम क्या है, आनंद कुमार वेल कुमार। तो वेल हैं इसीलिए इन्होंने गोल्ड जीता है। तो ये वेल से याद कर लीजिएगा, गोल्ड जीता है कहाँ पर, स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो इंपॉर्टेंट नाम है,
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो क्योंकि पहली बार ये हुआ है इसीलिए। अब बढ़ते हैं अपने ऑबिचुअरी सेक्शन की ओर, आखिरी सेक्शन की ओर। तो चाइनीज़ एक्टर जिनका नाम क्या है, ये एक्टर भी थे, सिंगर भी थे और साथ ही साथ डायरेक्टर भी थे। इनकी जो मृत्यु हो गई है 37 साल में हो गई है। इनका नाम याद कर लीजिएगा, एलन यू मेंगलोंग। एलन यू मेंगलोंग इनका नाम है, याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ एक और ऑबिचुअरी सेक्शन है जहाँ पर कि रॉबर्ट रेडफोर्ड, अब इनकी भी मृत्यु हो गई है 89 वर्ष की उम्र में। और ये क्या है, तो ऑस्कर के विनर हैं, यानी कि आर्टिस्ट से संबंधित हैं। इनका भी नाम याद कर लीजिएगा। तो देखिए, ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज के डेट के, यानी कि 18 सितंबर 2025 के। कैसा लगा आपको सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर मेरा पढ़ाना आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पुट अप भी कर सकते हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।